राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावड़ी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत रक्त की संरचना और कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि ब्लड या रुधिर ये क्या है, संरचना कैसी है और इसके क्या कार्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं रुधिर। जैसे हम लहू, रक्त, ब्लड इन नामों से जाना जाता है और यह एक लाल रंग का थोड़ा सा गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। यह ऊतक की श्रेणी में भी आता है और यह तरल द्रव जो है हमारे शरीर में रक्त नलिकाओं के अंदर संचारित होता है। रुधिर जो है ये शरीर का एक महत्वपूर्ण जो है द्रव है जो जिसके द्वारा शरीर को आवश्यक पदार्थों की पूर्ति और उत्सर्जित पदार्थों का सभी यूँ कह सकते हैं कि हम पदार्थों का परिवहन होता है। रुधिर की संरचना के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके दो भाग हैं। पहला जो है यह इसकी संरचना में रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं ये रुधिर कणिकाएं तीन तरह की है। एक जो है आरबीसी, दूसरी जो है डब्ल्यूबीसी और तीसरी जो है प्लेटलेट जिसको हम कह सकते हैं बिंबाणु। दूसरा इसका जो भाग है वो है प्लाज्मा। यह हल्के पीले रंग का तरल यानी द्रव है। अब हम बात करते हैं कि कितने भाग रुधिर के अंदर कणिकाएं कितने % होती हैं, प्लाज्मा कितनी है। तो इसके जो कणिकाएं हैं ये लगभग जो है 45% के आसपास होती है और ये जो भाग होता है लगभग 35% भाग होता है, लगभग हम कहते हैं। तो खून के अंदर 45% भाग जो है रुधिर कणिकाओं का होता है, 55% हिस्सा जो है प्लाज्मा का होता है। पहले हम जो है प्लाज्मा की बात करते हैं। इस प्लाज्मा के अंदर 92% पानी होता है, शेष 8% हिस्सा जो है इसके अंदर कार्बनिक, अकार्बनिक व अन्य पदार्थ होते हैं। हम बात करें कि कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या है। कार्बनिक पदार्थों के अंदर इसमें जो है ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं। अकार्बनिक पदार्थों में लवण है जो आयन के रूप में भी रहते हैं। इनके अलावा इनमें अपने विटामिन्स हैं और भी अन्य जो पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थों के अंदर हम देखते हैं इसमें उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं जो उत्सर्जन को तक लाए जाते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि इनके अंदर कार्बनिक, अकार्बनिक और अन्य सभी पदार्थ जो हैं घुले हुए रहते हैं। प्लाज्मा के द्वारा ही प्रत्येक कोशिका तक जो भोजन की सप्लाई है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आहार नाल में पाचन होता है तो छोटी आंत में पाचन के बाद जो भोजन का अवशोषण होता है तो पचित भोजन अवशोषित होकर वो भी जो है इन्हीं प्लाज्मा में सम्मिलित होता है, इसमें ही अवशोषित होकर इसमें आता है, इसके द्वारा शरीर के अंदर संचारित होता है। अगर जहाँ पर अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं तो वो भी इन्हीं में घुले रहते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि प्लाज्मा के अंदर सारे भी ये कार्बनिक, अकार्बनिक सारे पदार्थ घुले हुए रहते हैं और कोशिकाओं के सीधा संपर्क में तरल रहता है। हम बात करते हैं अपन इन कणिकाओं की।
कणिकाएं जो है, जैसे आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी, ये जिसको हम कहते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, ये कणिका जो है लाल रक्त कणिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये इसके कारण ही खून का जो रंग होता है वो लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या है, इसके दो भाग होते हैं। हीमो जो शब्द आता है, हीमो यानी आयरन, लोहा, लोहा तत्व। दूसरा पार्ट इसका ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन है। इन दोनों से मिल करके हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन, इनका जो है काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना कोशिकाओं तक। अब ये जो लाल रक्त कणिका है आकार में छोटी है, बिल्कुल। आकार अगर हम देखें, इसका आकार जो है बिल्कुल छोटा है, तस्तरी नुमा कह सकते हैं, तस्तरी नुमा, उभयो अवतर, मतलब बीच में से पतला, किनारे से मोटा। और एक और विशेषता है इसमें, केंद्रक विहीन, केंद्रक नहीं होता है। लाल रक्त कणिका के अंदर केंद्रक नहीं होता है। ये आकार में तस्तरी नुमा, बीच में पतली, छोटी, केंद्रक रहित कणिका है। और ये काम इसका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो मात्रा का हम देखें कि वास्तव में कि इनकी मात्रा कितनी होती है। तो खून के अंदर हम बात करते हैं एक बूंद, अगर हम कहते हैं कि एक बूंद जो है, एक बूंद का मतलब 1 ड्रॉप यानी 1 घन मिलीमीटर कह सकते हैं। एक बूंद में इनकी मात्रा लगभग 50 लाख के आसपास है। एक बूंद रक्त के अंदर आरबीसी की जो मात्रा होगी वो लगभग 50 लाख के आसपास है। अब जो इस हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करता है। जैसे हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये अस्थायी है, यानी कि जब खून हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में हम जो सांस के द्वारा बाहर से हवा अंदर लेते हैं, तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, सांद्रता अधिक होती है। जब फेफड़ों के अंदर हवा भरी जाती है तो हवा में जो 21% लगभग ऑक्सीजन होती है, तो उस ऑक्सीजन को यह हीमोग्लोबिन जो है वो ग्रहण कर लेता है। और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये एक अस्थायी यौगिक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो रुधिर है वो अमूमन हम कहते हैं कि शुद्ध रुधिर। ये रुधिर जो है फेफड़ों से वापस हार्ट में आता है, हृदय में आता है, और हृदय में आने के बाद पूरे शरीर के अंदर संचारित होता है। जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, तो कोशिका के अंदर इस ऑक्सीजन को यह मुक्त कर देता है और वापस हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। तो इनका काम, हीमोग्लोबिन का काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक
ऑक्सीजन को पहुंचाना। और कोशिका के अंदर हम जानते हैं कि अपने जो कोशिका के अंदर भोजन का ऑक्सीजन होता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब भोजन का ऑक्सीजन होता है तो CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो शरीर के लिए अपशिष्ट हैं, औषधि पदार्थों की श्रेणी में आती है। तो वो जो CO2 है वो इस प्लाज्मा के अंदर घुल जाती है। तो इस तरीके से देखो, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा हो रही है। कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज का ऑक्सीजन होगा, उसके बाद में जो CO2 बनेगी, वो CO2 इस प्लाज्मा के अंदर घुल जाएंगी कार्बोलिक एसिड के। अब ये रुधिर जब वापस शिराओं के द्वारा शरीर में आएगा, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी, मात्रा अधिक होगी। और इस तरीके से ये जो लाल रक्त कणिका है वो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करती है। अगर किसी व्यक्ति के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो फिर जो है वो रक्त अल्पता या एनीमिया, खून की कमी, ये रोग हो जाता है। दूसरी हम बात करते हैं WBC की। WBC जो है ये कणिकाएं प्लाज्मा के अंदर, अमूमन ये जो तीनों कणिकाएं हैं वो प्लाज्मा के अंदर तैरती रहती है, निलंबन की स्थिति में रहती है। तो WBC जो है ये आकार में इनसे बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है। और इनकी जो मात्रा है WBC की, जिस इसको हम जो है श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। इनको WBC को हम श्वेत रक्त कणिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई वर्णक नहीं होता है, लाल रक्त हीमोग्लोबिन वगैरह वर्णक नहीं है, ये जो है श्वेत रक्त कणिका है। आकार में ये अनियमित होती है, साइज में इनसे बड़ी है, RBC से आकार में बड़ी है, और इसकी आकृति देखें तो वो जो है अनियमित होती है। इसके अंदर WBC में इसके अंदर केंद्रक होगा, ये केंद्रक युक्त जो है कोशिका है WBC, केंद्रक युक्त। अब जो है ये WBC इनकी संख्या, क्योंकि जब हमने बात की कि RBC जो है वो एक बूंद के अंदर लगभग 50 लाख के आसपास है, तो फिर जो है WBC कितनी होनी चाहिए? तो WBC जो है ये भी एक बूंद रुधिर के अंदर इनकी मात्रा लगभग जो है 6 से 10,000 के बीच में होती है। इनमें लाखों में नहीं होती है, इनकी मात्रा जो है लगभग जो है 6 से 10, यानी यूँ कह सकते हैं कि 6 से लेकर के 10,000 के बीच में इसमें होती है, इतनी मात्रा होती है इसकी लगभग। और ये WBC जो है ये टोटल जो है 5 तरह की है। WBC के अगर हम प्रकार देखें तो पहला जो प्रकार है WBC का, जैसे ये एक है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल एक। दूसरी जो है वो है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तीसरी जो इसकी है वो है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। चौथा जो इसका प्रकार है वो है मोनोसाइट, और लास्ट जो इसका 5वां प्रकार है वो है बासोफिल। तो ये WBC जो है वो 5 तरह की होती है। लेकिन अब इसका WBC का अगर हम इसका काम देखें कि इसका मेजर वर्क क्या है, खास कार्य क्या है, WBC हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ये जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियों से, विभिन्न रोगाणुओं से लड़ने की एक ताकत है।
कैपेसिटी टू फाइट पैथोजेंस, रोगाणु से लड़ने की ताकत। WBC जो है ये किस तरीके से हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है? इसके दो तरीके हैं। एक, ये क्या करती हैं कि यदि कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है, खून में आ जाता है, तो उस समय इनका जो ये WBC है वो उस रोगाणु के पास में तुरंत आएगी और उन रोगाणुओं को लगभग रोगाणु से लड़ेगी, युद्ध करेगी, उस रोगाणु को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। तो दो तरीका है इसको, या तो उन रोगाणु को ये निगल जाती है, और दूसरा जो तरीका होता है इसका, वो तरीका है टॉक्सिन उत्पन्न करना। एक ऐसी जो है प्रोटीन ये उत्पन्न करती है, उस प्रोटीन के प्रभाव से जो रोगाणु जो विषैला पदार्थ उत्पन्न कर रहा है, उन विषैले पदार्थ को ये जो है न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो इस तरीके से इसके अंदर ये दो तरीके से, एक तो जो है ये रोगाणु को, सूक्ष्म रोगाणु जो है उनको निगल जाती है, और दूसरा तरीका है रसायन पदार्थ उत्पन्न करके उन रोगाणुओं के विष को खत्म कर देती है। तो दो तरीके से हमारे शरीर की ये रक्षा करती है। तीसरी बात अपन करते हैं प्लेटलेट्स के। ये जो तीसरे तरह की जो कणिका है वो आकार में ये भी छोटी होती है, लेकिन इनकी जो प्लेटलेट्स की जो संख्या है, यानी इसको भी हम जो है बात करते हैं कि एक बूंद, 1 ड्रॉप, एक बूंद के अंदर ये लगभग जो है 1.5 यानी कि 1.5 से लेकर के 4 लाख, यहां से लेकर के 4 लाख के बीच में होती है। तो ये इनकी जो है मात्रा, लेकिन इसका मेजर जो है मुख्य काम क्या है? प्लेटलेट्स का मुख्य जो काम है वो है रुधिर का थक्का बनाना। जब शरीर में कहीं चोट लग जाती है और चोट लगने से खून अविरल बहने लगता है, उस खून को रोकना है, रुधिर का थक्का बनाना है, तो वहां पर ये प्लेटलेट्स काम करेगी। होता क्या है, जैसे ही शरीर पे कई चोट लगती है खून बाहर निकलता है, खून बाहर निकलते ही हवा के संपर्क में आता है, तो उसमें प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है वो हवा के संपर्क में आती है, थ्रोम्बिन में बदल जाती है, और थ्रोम्बिन के प्रभाव से इनके अंदर एक विशेष तरह की प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। वो फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में बदल जाती है, और फाइब्रिन क्या करता है, ये जहां घाव है वहां पर अपना रेशा बनाना शुरू कर देती है। जहां से खून निकलता है वो फाइब्रिन रेशों का जाल बुनती है, और उन रेशों के जाल के अंदर ये प्लेटलेट बीमाणु है वो आकर के फंस जाती हैं और रुधिर को अविरल बहने से रोक देती हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये तीनों तरह की कणिकाएं थी जिनकी ये मेजर काम थी, संरचना थी। हमने जो है प्लाज्मा के बारे में बात किया। अब अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके कार्यों के बारे में कि ये रुधिर के क्या क्या कार्य। हम जब रुधिर के कार्यों के बारे में बात करते हैं कि इनके क्या क्या मेजर काम है, तो पहले अपन देखते हैं कि नंबर 1 ऑक्सीजन का परिवहन। यानी कि ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा ले जाई जाएगी। फिर जो है CO2 का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीजन के स्वरूप उत्पन्न होती है, उसको जो है रुधिर के द्वारा उत्सर्जी अंगों तक यानी कि फेफड़ों तक लाई जाती है। तो कहने का उन्हें दोनों कैसा का परिवहन रुधिर के द्वारा हो रहा है। फिर जो है एंजाइम्स, शरीर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इन सब का जो है परिवहन करता है, पूरे शरीर में इनका भी परिवहन करता है। फिर जो है बात करते हैं उत्सर्जी अंगों को, उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाना।
शरीर में तो उत्सर्जन में भी ये मदद कर रही है। रोगों से लड़ना, WBC जो है वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो ये उससे इसका भी काम करती है। तो कुल मिलाकर के जो रुधिर जो है वो हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भाग है। जब तक शरीर के अंदर रुधिर का संचार होता है तब तक हम जीवित हैं। कोशिकाओं तक अगर रुधिर की सप्लाई बंद हो जाए तो हम जो है कोशिकाओं के अंदर श्वसन की क्रिया बंद हो जाएगी, तो फिर जो कोशिका डेड हो जाएगी, मृत हो जाएगी। इसलिए रुधिर जो है हमारे शरीर में आवश्यक सभी पदार्थों का परिवहन करता है, इसलिए ये एक तरल पदार्थ है। अब इन जो तीनों कोशिकाओं को, जैसे आरबीसी है, तो हम जो है ये आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, इनको एक अलग अलग नाम से भी जानते हैं अपन अंग्रेजी में। हिंदी में तो कहते हैं कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, बिंबाणु। इनको जो है इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इसको जो है अपन थ्रोमोसाइट भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये रुधिर की जो एक पूरी संरचना है, मेजर संरचना। तो हम अगले जो टॉपिक होगा उसमें जो हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की, तो उसमें जो है अपन ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है ताकि अपन इसमें यहाँ तक आसानी से समझ सकें। धन्यवाद।